नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने मॉनसून के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने बताया मॉनसून क्या होता है। मॉनसून एक रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम है जिसमें मौसम या ऋतु के अनुसार इसकी दिशा एकदम उलट जाती है, यह मॉनसून होता है। और उसके पश्चात हमने चर्चा की थी कि दो थियोरीज हैं, दो विचारधारा हैं। एक चिरसम्मत विचारधारा जिसे हम क्लासिकल थियोरी कहते हैं। मॉनसून की चिरसम्मत विचारधारा जो है वो एडमंड हेली ने बताया और उसने कहा कि मॉनसून पवनों में उत्क्रमण जलीय तथा स्थलीय प्रदेशों के तापमान में अंतर होने के कारण होता है। यह अंतर ऋतु परिवर्तन के अनुसार होता है। इसके अनुसार मानसून दो प्रकार की होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून तथा शीतकालीन मानसून। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, यह आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। इसको हमने विभिन्न टेम्परेचर जोन्स के अंदर डिवाइड किया है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। यहाँ सूरज का जो मूवमेंट होता है पृथ्वी के ऊपर, उसकी सीधी किरणें केवल ट्रॉपिक्स के अंदर रहती है, यानी केवल यहां से लगा करके यहां तक सीधी किरणें पड़ती है। यहाँ पर इस हिस्से में और इस हिस्से में कभी भी सीधी किरणें नहीं पड़ती, इसलिए ये भाग जो है गर्म रहता है, ये भाग आपका ठंडा रहता है। इसलिए इसको हम टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण कहते हैं और ये भी यही है। और ये आर्कटिक जोन जहां पे अत्यधिक ठंडा प्रदेश रहता है। ट्रॉपिक जोन में हम यहां देख रहे हैं कि ये कर्क रेखा है, वह भारत के मध्य से निकल रही है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। अब बात आती है ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून की। सूरज की किरणें जब सीधी यहां पर पड़ती हैं, तो यहां पर जब सीधी किरणें पड़ रही हैं, तो जहां पर भी सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर वो स्थान कम भाग में उसकी किरणें पड़ेंगी और उस कम भाग को वो अत्यधिक गर्म करेगा। इस भाग को छोड़ करके जब सीधी किरणें यहाँ इक्वेटर पर यानी कि आपकी विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, उसके अलावा किसी भी भाग में सीधी किरणें नहीं होंगी। यहाँ पे थोड़ी स्लांटिंग होंगी, थोड़ी तिरछी होंगी, अधिक तिरछी, अधिक तिरछी और तिरछी और तिरछी। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी तिरछी और तिरछी और तिरछी होती जाती है। जितनी ज्यादा तिरछी होंगी रेखाएं उतना कम गर्म करेगी, यानी कि वो प्रदेश उतना ठंडा रहेगा। अब स्थिति आती है मार्च के अंदर। मार्च में सूरज की सीधी किरणें यहाँ विषुवत रेखा के ऊपर गिरती हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, सूरज की किरणें आपके इस तरफ बढ़ती जाती है। पहले सीधी किरणें यहाँ पड़ रही हैं, फिर इस जगह बढ़ेंगी, फिर इस जगह आएंगी, इस जगह, इस जगह, इस जगह, और इस प्रकार से बढ़ते हुए मई जून के अंदर सीधी किरणें यहाँ पर आपकी विषुवत कर्क रेखा के ऊपर सीधी किरणें पड़ती हैं। इससे आगे कभी भी सीधी किरणें नहीं जाती और यहाँ पर हमेशा स्लांटिंग रहती है। तो ये उत्तरी भाग आपका ठंडा रहता है रिलेटिवली। जब ये भाग ऊपर की तरफ सूरज की किरणें यहाँ ऊपर की तरफ आती हैं इधर मई जून के अंदर, तो ये किरणें जब यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं, तो ये भाग नेचुरली, जैसा कि मैंने कहा कि सीधी किरणें जहां पर भी पड़ती है वो कम क्षेत्र के अंदर होती हैं और उस क्षेत्र को वो अत्यधिक गर्म करती हैं। उसके अलावा जो भी भाग है वह थोड़ा सा आपका स्लांटिंग किरणें, तिरछी किरणें पड़ेंगी। जितना दूर भाग होगा उतनी किरणें तिरछी पड़ेंगी, वो अधिक भाग में रहेंगी, लेकिन वह उस भाग को कम गर्म करेगी। अब जब सूरज की किरणें यहाँ पर आपके ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो नीचे वाला जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है, यहाँ पर जब सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आपका भाग तिरछी किरणें पड़ेंगी। ये तिरछी किरणें अत्यधिक तिरछी, तिरछी, तिरछी किरणें, इधर भी यहाँ पे कम तिरछी, अधिक तिरछी और अधिक तिरछी और अधिक तिरछी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी। तो ये रहेगा। अब यहाँ पर जब आपका ये भाग हमारा गर्म हो जाता है, तो ये भाग ठंडा होगा और ये भाग और अधिक ठंडा होगा। तो क्लासिकल थियरी यही कहती है कि तापमान के अनुसार जो है आपका
वायु दाब प्रभावित होता है और वायु दाब के प्रभावित होने से हवाएं चलती है जमीन में। तो ये भाग जब आपका गर्म हो गया, उसकी अपेक्षाकृत विषुवत रेखा का भाग ठंडा होगा और ये नीचे वाला जो भाग है वह और अधिक ठंडा होगा। तो विषुवत रेख नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध का भाग की तुलना में विषुवत रेखीय भाग गर्म होता है और विषुवत रेखा के तुलना में ये जो भारत का ये वाला भाग है मई जून के अंदर, ये गर्म होता है। तो जो भाग हमने पहले भी चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है वहां पर आपका दाब जो है वह कम हो जाता है। तो यहाँ पर एयर प्रेशर या प्रेशर जो है आपका यहाँ कम होगा, यहाँ पर प्रेशर उससे अधिक होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो ये भाग है आपका, ये चूंकि अत्यधिक ठंडा है तो यहाँ पर आपका दाब है वह, टेम्परेचर बहुत कम है तो दाब आपका बहुत अधिक हो जाता है। और हम यह जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। यह भाग आपका अत्यधिक ठंडा है, इसकी तुलना में विषुवत रेखीय भाग जो है वह आपका गर्म है इसकी तुलना में। तो हवाएं क्या होती है, यहां से यहां चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा की तरफ चलती है। और हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण से जो हवाएं हैं वह दक्षिणी गोलार्ध में इधर बाएं हाथ की तरफ और उत्तरी गोलार्ध में यूं मुड़ जाती हैं और हवाएं हमारी यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की तरफ और उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की तरफ मुड़ती है। तो ये हवाएं क्या होती है, यहां से अत्यधिक ठंडा भाग है, हाई प्रेशर वाला एरिया है, इस हाई प्रेशर एरिया से ये विषुवत रेखा की तरफ चलती है हवाएं। ये इस प्रकार से तिरछी हवाएं चलेंगी, है ना, व्यापारिक हवाएं जिनके हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ये ट्रेड विंड्स आपकी ये यूं पूरे भाग के अंदर चलती हैं, ये ट्रेड विंड्स चल रही हैं। अब ये ठंडा भाग है, ये गर्म भाग है, हवाएं यूं चल रही हैं। अब ये जो आपका विषुवत रेखीय भाग है इसकी तुलना में ये भूभाग आपका जो समुद्र का है प्लस ये भाग, तो ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, ये रिलेटिवली कम गर्म है। तो ये अत्यधिक भूभाग है तो ये यहाँ पर अत्यधिक कम वायु दाब रहता है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये हवाएं जो यहाँ से क्या होती है, हवाएं इस तरफ चलती हैं। ये हवाएं समुद्र से जो हवाएं उठ रही हैं, ये हवाएं यहाँ से इधर से, चूंकि समुद्री भाग है ये सारा भाग, यहाँ से हवाएं यूं चल रही है, ये चल रही है। लेकिन आगे जब इसको क्रॉस करके, ये पूरा भाग भी आपका गर्म है, ये हवाएं क्रॉस करके ये सीधी नहीं जा करके ये यहाँ पर आकर के हवाएं यूं मुड़ जाती हैं। ये हवाएं यूं आई फिर यूं मुड़ गई, ये हवाएं यूं आई और यूं मुड़ गई, हवाएं यूं आई और यूं मुड़ गई। ये मुड़ने का कारण जो हमने अभी चर्चा की थी, कोरियोलिस फोर्स जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उस कोरियोलिस फोर्स के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की तरफ हवाएं मुड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की तरफ हवाएं मुड़ती है। तो सीधी अगर जाएंगी तो हवाएं यूं चलेंगी, अगर सीधी हवाएं चलनी होती तो यूं चलती, लेकिन चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की तरफ मुड़ती हैं तो ये यूं चलेंगी हवाएं, और जब इसको क्रॉस करती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये बाएं की तरफ ना चल करके ये दाएं हाथ की तरफ यूं चलने लगती हैं। और इस प्रकार से ये हवाएं जो हैं आपकी भारत की सीमा पर आती हैं। और यहाँ पर आपका, जैसा कि आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर अभी पिछले कुछ वीडियो में आपने पढ़ा था, यहाँ पर आपके पश्चिमी घाट, इन पश्चिमी घाट से टकरा करके यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पर इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। ये हवाएं यहाँ से हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर आपका ये रिलेटिवली लो टेम्परेचर, हवाएं यहाँ से ये चल रही है और ये फिर यहाँ से ये मुड़ करके हवाएं इस तरफ चलने लगती है। तो इस प्रकार से चूंकि समुद्री भाग है तो इस समुद्र से हवाएं, गर्म हवाएं चलती है और यहाँ पहुंच करके यहाँ पर इनसे पश्चिमी घाट से टकराती है। चूंकि हवाएं अधिक भाग ये आपका समुद्री भाग है, तो समुद्र और हवाएं यहाँ से चलती हैं तो ये समुद्री भाग से अपने जल वाष्प को धारण कर लेती हैं और जल वाष्प को इतने लगभग 7000 किलोमीटर चल करके आती हैं। जल वाष्प को धारण करके जब ये यहाँ पर आकर के पश्चिमी घाट से टकराती है तो यहाँ पर वर्षा कर देती है। इसके पश्चात ये हवाएं आगे चलती है, पश्चिमी घाट के पश्चात ये नीचे उत्तर के आगे चलती है। तो इस भाग में चूंकि अधिकतर अपना जल वाष्प ये खाली कर चुकी होती हैं
तो ये जो पश्चिमी घाट के पीछे का भाग है यहाँ पर वर्षा नहीं होती। और उसके पश्चात यहाँ पर ये जो हवाएं हैं ये एक हिस्से में आ रही है, यहाँ पर आकर के ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग तो ऊपर चला जाता है, दूसरा बे ऑफ बंगाल से होता हुआ फिर वापस यहाँ पर आता है। ये फिर भूभाग आ गया तो ये फिर वापस ऊपर की तरफ आता है। यहाँ पे आपके पहाड़ियां हैं तो ऊपर की तरफ ये आता है, कुछ हवाएं यहाँ चली जाती है, कुछ हवाएं ऊपर की तरफ आती है ये इधर। तो ये आपका इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में जब आती है तो ये वापस से आपका समुद्र आ गया, पानी आ गया, तो यहाँ से फिर से ये जल वाष्प ग्रहण करती है और यहाँ पे हवाएं बारिश कर देती है। और यहाँ आकर के ये वाली हवाओं का जो भाग है इसको अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं और इसको हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। ये अरेबियन सी इस तरफ बढ़ती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस तरफ बढ़ती है, दोनों आगे जाकर के यहाँ पर एक साथ मिल जाती हैं और फिर ये यहाँ पर इधर ये हिमालय से टकरा करके लगातार बारिश करते हुए आगे बढ़ती हैं और ये दोनों यहाँ पर मिल करके पुणे फिर ये हिमालय से टकरा करके बारिश करती हैं। तो इस प्रकार से आपका यह वर्षा मानसून के द्वारा होती है। जून जुलाई सितंबर के इसके जून के पश्चात क्या होता है, सूरज पुनः वापस नीचे की तरफ सरकने लगता है। यानी सरकने का मतलब इसकी सीधी किरणें अब जून के बाद में यहाँ 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 पड़ती है और सितंबर के अंदर पुनः इक्वेटर के ऊपर आ जाती हैं और उसके पश्चात दिसंबर में ये यहाँ पर सीधी किरणें पड़ने लगती है। इसका मतलब जब इसके नीचे जाएंगी तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ेंगी, ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी, ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर प्रदेश ठंडा होता जाएगा और जब ये भाग ठंडा होता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर अत्यधिक लो प्रेशर बन जाता है। तो वही घटना फिर से होती है। हाई प्रेशर से हवाएं यूं चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में सीधे हाथ की तरफ मुड़ती हैं और दक्षिण इसको क्रॉस करके फिर ये दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की तरफ मुड़ करके हवाएं यूं चलने लगती है। तो जब सर्दियों में सितंबर के माह में जब आपका अरेबियन विषुवत रेखा के पर सीधे सूरज की किरणें गिरती हैं तो आपका मानसून वापस उल्टी दिशा में चलने लगता है और पुनः एकदम उल्टी डायरेक्शन में होता हुआ ये वापस खत्म हो जाता है। इसलिए इसे टेम्परेचर के आधार पर जो आपका इसका एक्सप्लेनेशन है ये आपका क्लासिकल थ्योरी कहलाता है।